जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डिस्कस कर दिया है। साथ ही साथ हमने हर एक जानकारी आपको प्राप्त करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा हो सिलेबस का लेक्चर तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस 2025 के नाम से। आपको वहां पर क्लासेस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज आपको अब निरंतर क्लासेस करवाई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहे। हिस्ट्री हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आपको पहले ही जानकारी दे दें कि आपको विभिन्न नोटिफिकेशंस आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, टाइम टेबल कब आएगा, कब रिजल्ट आएंगे, आपको जैसे ही टाइम टेबल आता है भेज दिया जाता है। ये सभी जानकारी आपको कहाँ पे दी जाती है? चैनल के द्वारा टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक आपको दिया गया है, वहाँ पर आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन सीधे हमसे पूछ सकते हैं। या फिर जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, चैप्टर फर्स्ट हमारा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अर्थात यूरोपीय कंपनी भारत में पहली बात आई क्यों? भारत का खोज कहा जाता है, एक प्रकार से वह भारत का खोज नहीं, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज जो है वो किसने किया हुआ था? वास्को डी गामा ने किया हुआ था। इसको भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो हर एक जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, आखिर क्या कारण रहे। मध्यकाल में भारत को एक प्रकार से पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री मार्ग थे। कौन कौन से? पहला फारस की खाड़ी वाला मार्ग, दूसरा था लाल सागर वाला मार्ग। अर्थात यूरोपीय कंपनियां जो थीं या यूरोप जो था या अरब के जो देश से उसको भारत से जोड़ने वाले दो मार्ग थे। कौन कौन से? फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। इन दोनों मार्गों से ही जो है व्यापार के कार्य जो है अरब के लोग या यूरोप के लोग करते थे। परंतु लाल सागर वाला मार्ग कम प्रयोग में होता था, फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो है वह ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता था। यह क्यों होता था, यह भी आपको अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। ये आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए लाल सागर वाला मार्ग है, ये पर्शियन गल्फ, ये जो वे है इसको आप देख लीजिए। इसके बाद आपको हम यहाँ पर भी अच्छे से दिखा दे रहे हैं। फारस की खाड़ी का मार्ग ये है और लाल सागर का मार्ग ये है। लाल सागर वाला मार्ग जो है बहुत कम प्रयोग होता था और फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो है अधिक से अधिक जो है व्यापार के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। ये देखिए आपको जो है फारस की खाड़ी से आप ऐसे जाएंगे, आगे चलकर आपको इराक मिलेगा, सीरिया मिलेगा। अभी यहाँ का इतिहास जो है आपको हम बताते हैं कि क्या कारण रहे कि यह भी रास्ता जो है वह बंद हो गया और भारत की खोज करने के लिए यूरोपीय जो देश थे वह एक प्रकार से ढूंढने लगे भारत को। भारत में क्योंकि व्यापार उस समय मसालों का अधिक होता था, यूरोप के लोगों को मसालों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ज़्यादा व्यापार जो है फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि दो कारणों से लाल सागर का मार्ग जो है वह दुष्कर हो जाता था। सबसे पहला, मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, दूसरा था मार्ग में चट्टानों का पड़ना। ये देखिए आपका जो ये लाल सागर का मार्ग है, यहाँ पर इस रास्ते में अधिक से अधिक कोहरा पड़ जाता था, लोगों को एक प्रकार से दिखाई नहीं देता था, यह पहला कारण हो जाता था। दूसरा, यहाँ पर इस मार्ग में जो है अधिक पहाड़ियाँ पड़ती थी, पर्वत पड़ते थे, जिसके कारण जो है वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता था। तो इन दो कारणों से मार्ग में जो चट्टान पड़ जाते थे और मार्ग में कोहरा हो जाता था, इन दो कारणों से लाल सागर मार्ग का प्रयोग कम होता था और फारस की खाड़ी के मार्ग का प्रयोग जो है अधिक होता था। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर एक प्रकार से देने पड़ते थे। जैसे कि मान लीजिए भारत से कोई वस्तु यूरोप में ले जा रहे हैं या यूरोप से कोई वस्तु भारत ले आ रहे हैं, तो रास्ते में जितने भी राज्य पड़ते थे फारस की खाड़ी वाली मार्ग में, वहाँ पर हर राज्य को चुंगी कर देना पड़ता था या मार्ग कर देना पड़ता था, जिसके कारण यह भी कुछ कारण रहे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। इसके कारण जो है यूरोप के नवीन राज्य जो है व्यापार से वंचित हो गए थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया की विजय पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया और फिर तुर्की ने इस क्षेत्र से
होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें एक प्रकार से पैदा करनी शुरू कर दी। आपको क्या अभी तक बताया गया कि व्यापार पहले कहाँ कहाँ से किन किन रास्तों से होता था यूरोप और एशिया के बीच में। यूरोप और एशिया के बीच में दो मार्ग थे, लाल सागर का मार्ग, एक फारस की खाड़ी का मार्ग। लाल सागर का मार्ग जो है वह एक प्रकार से वहाँ पर कोहरा रहता था, मार्ग में चट्टानें आ जाती थी, इन कारणों से उधर से कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। दूसरा मार्ग था फारस की खाड़ी का मार्ग। फारस की खाड़ी का मार्ग में सबसे पहली बात तो ये थी, जो रास्ते में विभिन्न राज्य पड़ते थे उनको कर देना पड़ता था, मार्ग कर या चुंगी कर देना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने जो है कुस्तुनतुनिया की विजय कर ली और वहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी और वह अपना एक प्रकार से उस मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने लगे। और नियंत्रण स्थापित करने के बाद वहाँ पर अधिक से अधिक कर वसूलने लगे या उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को जो है वहाँ पर उनका धर्म जो है इस्लाम धर्म कबूल करवाने लगे या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करवाने लगे। विभिन्न दिक्कतें वहाँ उस रास्ते में भी पैदा करने लगे। तो अधिक से अधिक कर वसूलने के कारण और विभिन्न धर्म प्रचार प्रसार के कारण वहाँ से भी लोग अब जाना कम पसंद करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ का शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब मान लीजिए ये दो रास्ते हैं आपके लिए, दोनों बंद हो गए, तो आप क्या करेंगे, एक तीसरा मार्ग खोजने का प्रयास करेंगे। यूरोप के वो जो देश थे, विभिन्न देश जो है भारत का या एशिया का खोज जो है अलग अलग रास्ते जो है वह खोजने की शुरुआत करने लगे। इस आविष्कार में सबसे अग्रणी कौन थे, पुर्तगाली थे, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा सबसे पहले भारत आकर कौन पहुंचे थे, एक पुर्तगाली पहुंचा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था वास्को डिगामा। फिर 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक जो बार्थोलोम्यू डियाज है वह अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप केप ऑफ गुड होप एक प्रकार से वह खोज निकालता है। वह इस रास्ते से निकलता है और यहाँ पर आकर, ये देखिए आपका साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में आकर यहाँ किनारे पर आकर वह रुक जाता है, वह आगे नहीं बढ़ता है। इधर आकर आपका इंडिया है। आपको हम वर्ल्ड मैप दिखा दे रहे हैं, वर्ल्ड मैप में अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है, देखिए यहाँ से ये लोग निकले पुर्तगाल से और यहाँ आकर ये केप ऑफ गुड होप पे जो है या बार्थोलोम्यू डियाज जो है रुक जाता है। लेकिन वही वास्को डिगामा जब आते हैं तो उसके आगे भी ऐसे चल के आ जाते हैं और यहाँ पर केरल के कोचीन स्थल पर पहुँच जाते हैं। उसको हम आगे चलकर देखेंगे। तो अभी आपने मैप से समझ लिया ये केप ऑफ गुड होप पर आकर कौन पहुँच जाता है, बार्थोलोम्यू डियाज। फिर 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। कोलंबस क्या कहता है कि भारत पूर्व में नहीं, भारत पश्चिम में है, और वह भारत की खोज करने के लिए पश्चिम में निकल जाता है और वहाँ पर क्या वह पाता है, अमेरिका का एक प्रकार से रास्ता वह खोज लेता है। फिर 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डिगामा उत्तम आशा अंतरीप अर्थात केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो कि एक सीधा मार्ग था। यह सबसे सीधा मार्ग यह कौन सा था, ये आपने देख लिया। यहाँ से वो लोग निकलते हैं, यहाँ ऊपर से पुर्तगाल से, और ये देखिए यहाँ पर पोर्तुगल है, यहाँ से वो निकलता है वास्को डिगामा और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आकर यहाँ इंडिया में वह आकर पहुँचता है। कहाँ पर आकर पहुँचता है अभी आपको यह भी दिखाया जाएगा। ये देखिए इंडिया के इस क्षेत्र में कोचीन, केरल के कोचीन नामक स्थान पर वह आकर पहुँचता है। यूरोपियों के भारत आगमन का एक प्रकार से क्रम क्या रहा, इसको हम देखेंगे। आपने विभिन्न पुस्तकों में पढ़ा होगा कि जो है जिस सन में या जिस साल में आकर यहाँ पर विभिन्न कंपनियाँ पहुँची उसी समय जो है उनकी इस कंपनी का खोज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम आपको बता दें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह 1498 में उसकी स्थापना हुई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह उसका 1600 ईस्वी में स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में 1602 में उसकी स्थापना हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में इसकी स्थापना हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तो आपने विभिन्न कंपनियों की स्थापना देख ली। फिर हम आपको आगे बताते हैं इन कंपनियों का एक प्रकार से कब आए भारत। पुर्तगाली जो थे वह 1498 में आए, वास्को डिगामा। डच जो थे वह 1605 ईस्वी में आए और इनकी कंपनी का नाम सबसे पहले क्या था, स्तादो द इंडिया, और डच की कंपनी का नाम विरिंगदे ओस्ट इंडिसे था। ब्रिटिश कंपनी का नाम जो है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग
इनटू द ईस्ट, अर्थात ईस्ट में ये सभी ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी बनाई गई थी। विभिन्न जो भी लोग थे वहाँ के शेयर होल्डर थे, वह अलग अलग अपनी राशि से शेयर्स खरीदे हुए थे और एक कंपनी का निर्माण जो है ब्रिटिश ने 1608 ईस्वी में किया हुआ था। 1608 ईस्वी में वह भारत आए हुए थे। डेनिस जो है भारत में कब आते हैं? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आते हैं? 1667 ईस्वी में। ये आपको नोट्स जब दिए जाएंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से आप पढ़िएगा कि जब जो है यह भारत आते कब है? 1498 में। डच कब भारत आते हैं? 1605 में। ब्रिटिश कब भारत आते हैं? 1608 में। डेनिस कब आते हैं? 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कब आते हैं? 1667 ईस्वी में। लेकिन इनकी कंपनियों का स्थापना कब हुआ था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1731 में हुए थे। ये आपके जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको हम सही करके आपको नोट्स में दे देंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अर्थात इसका जो हेडिंग है ऊपर होना चाहिए, ऊपर वाला हेडिंग यहाँ नीचे होना चाहिए। तो कब आए थे क्रम उनका उल्टा हो गया है, तो आपको बेहतरीन तरीके से ये समझा दिया गया है। अगर कोई भी डाउट रह जाए किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और यह नोट्स आपको दिया ही जाएगा। आपको वह भी बता दिया जाए कि आपके लिए व्यवस्था इस वर्ष अच्छी की गई है। आपको यह नोट्स जो है चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस जो कंप्लीट कराया जाएगा उसका दिया जाएगा। ये आपके टेलीग्राम चैनल है वो आप बताया गया है, डिस्कशन ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए ये विशेष व्यवस्था जो की गई है मात्र और मात्र 25 रुपये में। मान लीजिए आप BA थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, कोर्स टाइटल, यूनिवर्सिटी का नाम और अपना नाम बताएंगे। आपको एक QR कोड दिया जाएगा, मात्र 25 रुपये आप पेमेंट करेंगे। चैप्टर वाइज नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कराया जाएगा उसके भी नोट्स दिए जाएंगे आपको विद सोल्यूशन। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे वह भी कराया जाएगा, उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे। इसकी एक प्रकार से प्रोसेस क्या है कि इस पर आपको मैसेज करना है, अपना नाम, यूनिवर्सिटी नेम और यह कोर्स टाइटल बता देना है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे क्लासेस कराई जाएंगी उसी के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता रहेगा। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए यह बहुत ही अच्छा एक प्रकार से मात्र 25 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं है। एक विषय के लिए आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी और अच्छे से आपको नोट्स दिए जाएंगे। ये देखिए नोट्स आपको जो है हर एक चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक का अच्छे से बनाया जाएगा, आपको दिया जाएगा। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि क्यों भारत को एक प्रकार से एशियाई मार्ग को खोजने की आवश्यकता पड़ी व्यापार करने के लिए। और व्यापार करने के लिए ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पर लोग एक प्रकार से विभिन्न रास्तों में रुकावटें आने लगी। फिर मार्ग की खोज किया गया। 1498 में वास्को डी गामा आया। उसके बाद जो है किस क्रम में कि कौन सा एक प्रकार से यूरोपीय कंपनी भारत आया वह भी आपने देख लिया, और कौन सी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना कब हुई थी यह भी आपने देख लिया। अब हम शुरू करते हैं पुर्तगालियों का आगमन एक प्रकार से कैसे हुआ, उसके बाद कौन कौन सी कंपनियां कैसे कैसे यहाँ पर आकर स्थापित हुई। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण कौन से थे? व्यापार करना। धार्मिक कारण एक प्रकार से अपने धर्म ईसाई धर्म का वह प्रचार प्रसार करना चाहते थे। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह केरल मालाबार तट पर पहुंचा था, जो कि हमने आपको मैप पे दिखाया। केप ऑफ गुड होप के रास्ते वह सीधे केरल के जो है कोचीन नामक स्थल पर केरल के मालाबार तट पर वह आकर पहुंचता है। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया, लेकिन कालीकट के राजा जो जमोरिन थे उन्होंने स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियाँ ले जाने की एक प्रकार से अनुमति प्रदान कर दी। जो यहाँ पर पहले से अरब के व्यापारी थे वह वैमनस्य एक प्रकार से रवैया अपनाएंगे ही, क्योंकि वह जो है अरब के व्यापारी थे और उनके अलावा कोई और व्यापारी आ गया तो एक प्रकार से उनको घाटा भी लग सकता था, तो वह वैमनस्य का रवैया अपनाते हैं। हालांकि कालीकट में जो राजा जमोरिन रहते हैं वह उनका स्वागत करते हैं वास्को डी गामा का, और उनको मसाले और जड़ी बूटियाँ ले जाने की अनुमति दे देते हैं। और यहाँ से 1498 में वह जब आता है और यहाँ से जड़ी बूटियाँ मसाले जब वह ले जाता है तो आप सोच नहीं सकते उसको ले जाकर वहाँ कितना लाभ हुआ। यहाँ से जो मसाले ले गया उसका 60 गुना उसको लाभ होता है। एक प्रकार से 60 गुना किसी भी चीज़ में लाभ मिल जाए। मान लीजिए 1 रुपये का आपने कोई वस्तु खरीदा और उसका 1 रुपये का 60 रुपये मिल गया, आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा उसको लाभ हुआ। तो फिर 1500 ईस्वी में अल्वारेज
केब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला आदि लेकर एक प्रकार से पुर्तगाल चला गया। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा जो है पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचिन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती इसने बसाई। फिर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और इस संदर्भ में पहला गवर्नर कौन बना? अल्मीडा बना। अब पहला गवर्नर कौन बना? अल्मीडा। इसके विषय में हम जान लेते हैं। अल्मीडा जो है 1505 से 1509 ईस्वी तक यहाँ शासन एक प्रकार से गवर्नर के रूप में रहता है। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे अपना मुख्यालय उसने बना लिया। 1508 ईस्वी से 1509 ईस्वी में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित किया और द्वीप पर एक प्रकार से अधिकार उसने जमा लिया। किसने? अल्मीडा ने। अल्मीडा के बाद आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है वह भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी उसकी करा दी। क्योंकि इसने बीजापुर से गोवा को जीता था इसीलिए इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 तक यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल के रूप में रहता है, गवर्नर के रूप में रहता है। वास्को डिगामा जो है 1524 से 1529 तक जनरल रहता है। वास्को डिगामा यहाँ पर गवर्नर जो है 1524 से 29 तक रहा। 1529 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। इसने कुछ विशेष कार्य गवर्नर बनकर नहीं किया था। गोवा में ही इसकी वास्को डिगामा की कब्र बनाई गई है और सेंट जेवियर जो कि एक ईसाई संत हैं उसकी भी कब्र जो है गोवा में बनाई गई है। फिर आते हैं अगले जनरल होते हैं, गवर्नर होते हैं नूनो दा कून्हा। 1529 से 38 तक जो रहते हैं यह अल्बुकर्क का एक प्रकार से वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। कोचीन की जगह आपसे पूछा जाए राजधानी गोवा को किसने बनाई थी? नूनो दा कून्हा ने बनाई हुई थी। कून्हा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया हुआ था। किसने? पूर्वी तट पर किसने विकास किया हुआ था? पुर्तगालियों में उसने नूनो दा कून्हा ने किया हुआ था। पुर्तगालियों की देन क्या क्या रही है? पुर्तगाली एक प्रकार से यहाँ पर आए, उनका क्या देन यहाँ पर रहा? भारत में प्रेस जो कि छापा खाना पुर्तगालियों की देन है। उन्होंने ही यहाँ पर प्रेस की जो है शुरुआत की थी। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई। फिर उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में यह आई हुई थी तंबाकू की खेती। विभिन्न फल फ्रूट जो कि हम अपने दिनचर्या में इस समय प्रयोग करते हैं वह भी पुर्तगालियों की देन है, जैसे कि पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती जो है पुर्तगालियों की ही देन है। अभी तक हमने पुर्तगालियों को समझ लिया, कैसे वास्को डिगामा आया, यहाँ से ले गया और उसे 60 गुना एक प्रकार से उसे लाभ मिलता है। तो वह फिर से 1502 में दूसरे कोई पुर्तगाली आते हैं, फिर 1502 में वह आता है और वो यहाँ पर जो है स्थापना करता है। फिर यहाँ जनरल आते हैं, अल्मीडा आते हैं, अल्बुकर्क आते हैं, नूनो दा कून्हा आते हैं और इस प्रकार से उसके जनरल स्थापित होते हैं और विभिन्न उसकी क्या देन है पुर्तगालियों को वह भी हमने समझ लिया। अगला हम देखेंगे डचों का आगमन कैसे हुआ। डच हॉलैंड अर्थात जो इस समय नीदरलैंड कहलाता है वहाँ के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान जो है दल सुमात्रा पहुँचा। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिला करके हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में डच सेना नायक वा देर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल जो है भारत को भेजा और पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है डचों ने बनाई हुई थी। 1610 ईस्वी में इन्होंने पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट को अपनी फैक्ट्री बनाई और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। ये लोग यहाँ के स्वर पगैडो अर्थात सोने की मुद्रा यहाँ पर ढालते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, एक प्रकार से उस समय का हो गया था। डच लोग जो है भारत में सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। यह भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे, अर्थात जब पुर्तगाली आए थे वह यहाँ से मसाला ले जा रहे थे और अधिक से अधिक लाभ कमा रहे थे, परंतु जो डच आए वह मसालों का निर्यात न करके सूती वस्त्र का, नील का, सोरा का, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल आदि चीज़ों का जो है निर्यात करने
लगे। फिर आते हैं हमारी अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है, जो कि एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। इस काल में व्यापारिक उन्नति के लिए भी अनेक प्रयास किए गए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी में अनेक शेयर होल्डर थे। कंपनी की पहली यात्रा जो है 1601 ईस्वी में कंपनी के जहाज इंडोनेशिया गए। सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल हेक्टर नामक जल जहाज से भारत में सूरत पहुंचा और यहां पर अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की गई। एक प्रकार से समझिए कि एक कंपनी के रूप में यहाँ पर व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय उसका नाम जो है दूसरा था, तो वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आए थे। फिर धीरे धीरे वह जो एलिजाबेथ है, जो रानी है वहाँ की, उनके अंडर हो गया हमारा यह शासन। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर वह अपना प्रतिनिधित्व जमाते जाते हैं और भारत को गुलाम बना लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर अभी बस यही बताया जा रहा है कैसे कैसे कंपनीज जो है यहाँ पर आईं और अपना विभिन्न कारखानों का निर्माण उन्होंने किया, कैसे स्थापना की। अभी हमारा पूरा यही सिलेबस है, तो चैप्टर वाइज हम समझेंगे कि क्या क्या एक प्रकार से कैसे कैसे इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया, कैसे कैसे प्रशासन में इन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर एक चीज़ को आगे चैप्टर्स में हमें समझना है। आगे हम देखेंगे कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा, जहांगीर ने इसे 400 का मनसब तथा खान इंग्लिश खान की उपाधि दी। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की। 1613 ईस्वी में जो है सूरत की फैक्ट्री को स्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जो जेम्स के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और यह 3 वर्षों तक 1618 तक जो है जहांगीर के दरबार में रहा हुआ था। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों की छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किया। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। लाभकारी फरमान होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। 1639 आता है। फिर 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। यहाँ पर अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण कराया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों से दहेज रूपी बम्बई चार्ल्स द्वितीय को एक प्रकार से प्राप्त हो गया था। सम्राट चार्ल्स द्वितीय हैं, उनका विवाह जो पुर्तगाल की राजकुमारी रहती हैं कैथरीन, उनसे 1661 ईस्वी में हो जाता है और पुर्तगाली जो है दहेज के रूप में बम्बई उस समय का जो है चार्ल्स द्वितीय को जो है वह दे देते हैं। 1669 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया और फिर कंपनी ने आंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त कर बम्बई के गांव का शहरीकरण उसने करवा दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल के एक जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपये में 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। ये गांव कौन कौन से थे, गोविंदपुर, सूतानती और कोलकाता, और यही तीनों गांव विकसित होकर कलकत्ता नगर बसाया गया और कलकत्ता नगर को बसाने का श्रेय जो है वह जॉब चार्नक को जाता है। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ और यह पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष जो है सर चार्ल्स आयर था। 1715 ईस्वी में कंपनी की एक प्रतिनिधि मंडल जो है जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर हैं उनके दरबार में पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में हैमिल्टन नामक एक चिकित्सक भी था। हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग से मुक्ति दिलाई थी। इससे प्रसन्न होकर फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को अनेक रियायतें दी हुई थी। ये सभी चीज़ें अभी कैसे कैसे विस्तार हुआ, ये सभी चीज़ें आपको चैप्टर वाइज पढ़नी है और बेहतरीन तरीके से आपको समझाई जाएगी। बस चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हुई हैं। अच्छे से आपकी चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराई जाएंगी। और नोट्स के लिए आपको बता ही दिया गया है कि मात्र 25 रुपये में जो है नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में यहाँ पर भी वीडियो में बताया गया है। तो सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों ने
कहाँ पर अपना पहला फैक्ट्री डाला? 1608 ईस्वी में सूरत में, जो कि अस्थायी रूप से खुला हुआ था। फिर अस्थायित्व उसे कब मिला? 1613 ईस्वी में। 1611 में ईस्वी में फिर उन्होंने मसूलीपट्टनम में, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद, बुरहानपुर आगरा में, 1632 में गोलकुंडा में, 1633 में बालासोर एवं हरिहरपुर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास में, 1651 हुगली में, 1669 बम्बई में और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की हुई थी। इसके बाद आता है डेनिश कंपनी का आगमन, अर्थात डेनिश कंपनी जो है वह आती है। डेनिश डेनमार्क के निवासी थे जो 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित जो सेरामपुर है उसमें अपनी बस्ती स्थापित की और यह भारत में उनका एक प्रकार से मुख्य केंद्र बना था। फ्रांसीसी कंपनी का आगमन कैसे हुआ? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में इसके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई। सर्वप्रथम 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में जो है सूरत पहुंचा और यहीं पर इन्होंने पहली फैक्ट्री की स्थापना की हुई थी। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार जो शाइस्ता खां थे उन्होंने एक ज़मीन प्राप्त की और इसी ज़मीन पर जो है चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास किया। 1701 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर जो है फ्रांसिस मार्टिन एक प्रकार से माना जाता है। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पांडिचेरी आया और इसके समय में भारत फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। एक प्रकार से आपने विभिन्न कंपनियां कैसे स्थापित हुई, कौन कौन से उन्होंने फैक्ट्रियां डाली, हर एक चीज़ देख लिया। आपको नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्दी लाया जाएगा। चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और नोट्स आपको लेना हो तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, विभिन्न फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप में आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। जो यूनिक ज्ञान व्हाट्सएप चैनल है यहाँ पर विभिन्न आपको नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और ये मात्र 25 रुपये में। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहें तो इस पर मैसेज कीजिए, यूनिवर्सिटी नेम, अपना नेम और कोर्स टाइटल बताइए, ग्रुप में जुड़ जाइए और चैप्टर वाइज नोट्स पाइए, अच्छी तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के नोट्स पाइए। साथ ही साथ हर एक चीज़ अच्छे से बेहतरीन सिस्टमेटिक ढंग से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बाकी यहाँ से पढ़ते रहिए। 110 नोट्स अगर आपको बनाना है तो बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।